नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि किरायानामा और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है, इस कानून पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने मकान को, कमरे को, दुकान को, भवन को किसी को किराए पर देता है तो उसका किरायानामा लिखा जाता है। और किरायानामा किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत गवर्न होता है। तो हर स्टेट का अपना अपना रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, हर राज्य का अपना अपना किराया नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है। जैसे राजस्थान में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 बना हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली का, महाराष्ट्र का, हर राज्य का अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है और उसमें किराएदार को संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जहाँ ये किराया नियंत्रण अधिनियम जिन परिसर पर या जिन क्षेत्राधिकार में लागू नहीं होता है, इसमें जैसे उदाहरण दिए हुए हैं कि भाई नगर पालिका क्षेत्र में लागू होगा, इतनी जनसंख्या वाले कस्बों पे लागू होगा, या इतने किराए तक की सीमा पर लागू होगा, या अमुक अमुक भवनों पर ये लागू नहीं होगा, जैसे सरकारी भवन है। तो जहाँ किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है वहाँ वह साधारण पट्टा होता है, और साधारण पट्टा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के तहत परिभाषित है। और लिव एंड लाइसेंस, इसका कानून अलग है। तो इसका कानून कहाँ पर है? इसका कानून है द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882। इसकी धारा 52 में लिव एंड लाइसेंस का प्रोविज़न है। तो अब तीन प्रकार के कानून हो गए। एक तो किराएदारी का किरायानामा जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत गवर्न होता है, और जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है वहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के तहत परिभाषित पट्टा काम में लिया जाता है। वो पट्टा प्रभाव में रहता है। पट्टे के तहत संपत्ति एक दूसरे को उपयोग उपभोग के लिए दी जाती है और उनका रेंट लिया जाता है, किराया लिया जाता है। और तीसरा लिव एंड लाइसेंस, तो ये भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत परिभाषित है, और इसमें किराया न लेकर के शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है, लाइसेंस की फीस। तो लाइसेंस फ़ी कह सकते हैं, शुल्क कह सकते हैं, किराया नहीं कह सकते। किराया किराएदारी में होता है। अब ये इस विकल्प की तलाश क्यों है, किस प्रकार ये बेहतर है? रेंट एग्रीमेंट हो या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो, दोनों के लिए ही कुछ बातें समानता की हैं और कुछ बातें भिन्नता की हैं। समानता की क्या बातें हैं? दोनों पर ही स्टाम्प ड्यूटी लागू है। स्टाम्प पेपर पर लिखे जाएंगे। स्टाम्प कितने रुपए का होगा, यह हर राज्य में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी का कानून है। स्टाम्प का कानून हर राज्य का अपना अलग होता है। तो इसके लिए तो आप अपने नज़दीक किसी भी एडवोकेट के पास जा कर के स्टाम्प ड्यूटी की नवीनतम स्थिति क्या है ये पता कर सकते हैं कि भाई अपने राज्य में किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है। किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी कुछ राज्यों में समान है, कुछ राज्यों में इनमें भी दोनों में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी तय की गई है। तो ये आप नज़दीक अपने जो भी एडवोकेट है उनसे संपर्क करके पता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक समानता और है कि यह 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का लिखा जाएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीयन कराना होगा। और 1 वर्ष से कम यानी कि 11 महीने का लिखा गया है तो केवल नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराना ही पर्याप्त है। 11 महीने का किरायानामा अथवा 11 महीने का लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराना अनिवार्य है और स्टाम्प ड्यूटी पर लिखा होना अनिवार्य है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अब भिन्नता क्या है?
भिन्नता इसमें यह है कि एक तो किरायानामा में जो किराएदारी का संबंध उत्पन्न होता है भूस्वामी और किराएदार के बीच, वह संबंध जब तक किराएदारी चलती है निरंतर बना रहता है। और इसमें किराएदार की मृत्यु हो जाए अथवा भूस्वामी की मृत्यु हो जाए तो इससे किराएदारी पर कोई असर नहीं होगा, किराएदारी निरंतर बनी रहेगी। यानी कि किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके पत्नी, पुत्र, कोई भी जो पीछे रहे हैं वो कंटिन्यू उस किराएदारी में रह सकते हैं, उनका अधिकार है। इसी प्रकार भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो भूस्वामी की पत्नी या उनके बच्चे उस किराएदारी को कंटिन्यू रख सकते हैं और किराया वसूल सकते हैं किराएदार से, ठीक है। लेकिन लीव एंड लाइसेंस में क्या होता है? लीव एंड लाइसेंस में यदि लाइसेंस देने वाले की मृत्यु हो जाए तो लाइसेंस समाप्त, लाइसेंस लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो लाइसेंस समाप्त, और लाइसेंस में आगे और दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस ही आगे फर्दर लाइसेंस पर नहीं दे सकता। जैसे किराएदार में उप किराएदारी का भी जब तक कि एग्रीमेंट में विशेष तौर पर स्पष्ट तौर पर अंकित करके उस पर रोक न हो, उप किराएदारी का भी उसमें होता है। लेकिन लाइसेंस में कोई उप लाइसेंस की बात नहीं होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से इसमें यही है कि किराएदारी के कानून में किराएदार को काफ़ी संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त हैं, और लीव एंड लाइसेंस में वो किराएदार को जो प्रोटेक्शन है वो उस लाइसेंसधारी को प्रोटेक्शन नहीं है। तो किरायानामा लिखे जाने पर किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत वह मामला आता है, लेकिन लाइसेंस पर वह संपत्ति होने पर किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत वह मामला नहीं जाएगा, बल्कि विवाद होने पर और आवश्यकता पड़ने पर सिविल न्यायालय में सिविल सूट किया जाता है। अब हम इसमें देखें कि इस लीव एंड लाइसेंस में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, लाइसेंस किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है उस उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कितनी अवधि के लिए दिया जा रहा है, 11 महीने या 1 साल या 1 साल से अधिक, वो स्पष्ट होना चाहिए। कब से अवधि शुरू होगी और कब समाप्त होगी उसका उल्लेख होना चाहिए। लाइसेंस की फ़ीस कितनी होगी। देखिए, इस लाइसेंस का जो एग्रीमेंट है इसमें कभी भी किराया शब्द का उपयोग नहीं होता है, लाइसेंस फ़ीस या लाइसेंस शुल्क का ही उपयोग होता है। तो वो भी निर्धारित होनी चाहिए कि हर महीने की कितनी होगी और किस प्रकार उसकी अदायगी होगी, कितनी तारीख तक देना होगा। एडवांस में यदि कोई राशि ली जाती है तो वो भी निर्धारित होनी चाहिए, और उसको किस प्रकार वापस लौटाया जाएगा, कब लौटाया जाएगा, उसका उल्लेख होना चाहिए। संपत्ति का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा उसका भी उल्लेख आना चाहिए। उसकी रख रखाव, मेंटेनेंस, ये कौन करेगा, और इस लाइसेंस की समाप्ति कब होगी, कैसे होगी, और अन्य कोई शर्त दोनों पक्षों के बीच तय की गई हो तो वो भी इस लाइसेंस एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं एक आपको इसका मॉडल स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, ये जो मॉडल है इसमें इसका सहारा ले सकते हैं आप, और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। कोई परिवर्तन करना चाहें, कोई रूपांतरण करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 52 के तहत लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, और किन पक्षों के बीच में होगा, उन दोनों पक्षों का नाम इसमें आएगा, पता इसमें आएगा पूरा। जो लाइसेंस पर संपत्ति दे रहा है वह लाइसेंसर होता है, और जो संपत्ति उपयोग के लिए ले रहा है वो लाइसेंसी होता है। इसमें कानूनी कब्जा लाइसेंसर के पास ही रहता है, भौतिक कब्जा लाइसेंसी के पास होता है। क्यों, कब्जे वगैरह तो लाइसेंसी उसका उपयोग नहीं कर सकेगा, तो भौतिक कब्जा तो होगा, लेकिन कानूनी रूप से कब्जा लाइसेंसी के पास ही होता है। और स्वामित्व, चाहे किरायानामा हो चाहे ये लाइसेंस एग्रीमेंट हो, स्वामित्व दोनों ही स्थिति में भूस्वामी के पास या मालिक के पास ही रहता है। स्वामित्व का अंतरण इनमें दोनों में किसी में नहीं होता। स्वामित्व का
अंतरण तो विक्रय से या दान देने से, इन चीज़ों से होता है। तो इसके अंदर संपत्ति का किस प्रकार से कितने दिन की या कितने महीने की अवधि के लिए उपयोग किया जाएगा उसका उल्लेख होगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मॉडल को आप आधार बनाकर इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा रूपांतरण करके, संशोधन करके बना सकते हैं। और बिजली, पानी या अन्य कोई सुविधा है तो उसके अतिरिक्त, फीस के अतिरिक्त उसका प्रभार होगा, फीस के अतिरिक्त उसकी राशि लाइसेंसी को देनी होगी, इसका उल्लेख करना चाहिए। और कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कोई राशि ली जा सकती है जो लाइसेंस समाप्त होने पर, यदि कोई तोड़ फोड़, कोई किसी प्रकार की नुकसान नहीं है तो वो पूरी राशि वापस लौटा दी जाएगी। और कोई शुल्क बाकी रह गया है या कोई नुकसान हुआ है तो उसका समायोजन करके शेष राशि लौटाई जाएगी, इस प्रकार का उल्लेख किया जा सकता है। और लाइसेंसी उप लाइसेंस पर किसी को नहीं देगा, केवल अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए या स्वयं के आवास के लिए जिसके लिए उसने लिया है उसी काम में वह उसको लेगा, इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। और इसकी साफ़ सफाई की और सही स्थिति में रखने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी, इसका उल्लेख भी करना चाहिए। और लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, लाइसेंस समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को खाली करनी होगी। और यदि लाइसेंसी किसी शर्त का उल्लंघन करता है या अन्य कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है तो लाइसेंसर उसको एक नोटिस देकर के, पूर्व सूचना देकर के लाइसेंस को समाप्त कर सकता है। और अन्य कोई शर्त जो भी हो वह भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं, उसका समावेश कर सकते हैं। और अंत में लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों के हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा 2 गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनका नाम और पता भी पूरा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लिव एंड लाइसेंस 11 महीने तक की अवधि का है तो इसे स्टाम्प पेपर पर लिखकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा सकते हैं। और 11 महीने से अधिक यानी कि 1 साल या 1 साल से अधिक की अवधि का है तो इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करवाना चाहिए। और स्टाम्प पेपर कितने होंगे, ये जिस दिन आप लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट निष्पादित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस दिन उस राज्य में स्टाम्प ड्यूटी की क्या रेट है उसका आप पता करके उतने रुपए के स्टाम्प पर लिखें। आप अपने नज़दीकी किसी योग्य अधिवक्ता से जाकर इसका पता करके और उतनी राशि के स्टाम्प पेपर पर यह है लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखें। जब भी आप किसी दुकान को, मकान को, किसी बिल्डिंग को किसी को देते हैं तो बजाय किरायानामा लिखे जाने के बेहतर ये है कि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखा जाए। मैं समझता हूँ कि आपको इस छोटे से तथ्य की जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।